हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक शेखर रॉय और आज हम चर्चा करने वाले हैं G20 समिट के बारे में। G20 समिट और इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है और इससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट में हम आज चर्चा करेंगे आज इसी सेशन में। सो प्लीज बने रहिए और शुरुआत करते हैं G20 समिट के बारे में। इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी, जिसका लोगो था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगर आप इन शब्दों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये G20 प्रेसिडेंसी हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जब आप जाके देखेंगे तो शायद इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड इज रिकवरिंग टुगेदर एंड रिकवरिंग स्ट्रॉन्गर। ये G20 समिट बहुत से मुद्दों के लिए जाना जाएगा। या फिर इंडिया के प्रेसिडेंसी की बात बोलें तो इंडिया के सामने जिस टाइम में ये प्रेसिडेंसी अज्यूम कर रहा है इंडिया, वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी हैं इंडिया के साथ। तो एक बार जरा देखिएगा, इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, जो इंडोनेशिया बाली में अभी कंक्लूड हुए हैं, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दिसंबर 2022 से इंडिया इज गोइंग टू अज्यूम, इनफैक्ट इंडिया में ऑलरेडी इंडिया ने अज्यूम कर लिया है G20 की प्रेसिडेंसी, G20 की मेजबानी इंडिया ने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गैवल, जो सिंबलिक जेस्चर है, गैवल मतलब वो जो लकड़ी वाला हथौड़ा होता है जिसको जजेस यूज करते हैं, तो ये गैवल लिया हुआ है हाथ में और ये दिखाता है, ये सिंबलिक जेस्चर है कि हमने नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी अज्यूम कर ली है। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नाउ G20 समिट, ये G20 समिट है क्या? उसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा खूबसूरत सा लोगो है, इंडिया का लोगो है, जिसमें आप देखेंगे तो ये एक लोटस है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे पूरा का पूरा अर्थ है, ग्लोब दिख रहा है। ये G20 का आप कलर देखेंगे, लोटस दिखेगा, भारत, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया 2023 इंडिया। नाउ शुरुआत हम लोगों से ही करेंगे, क्योंकि बातें लोगों से ही शुरू हुई थी कि इंडिया में ये लोगो का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लोटस को ही क्यों चूज किया गया। बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि चूंकि इंडिया बीजेपी का जो पॉलिटिकल सिंबल है, पार्टी सिंबल है, वो है लोटस, तो इसी के लिए शायद इन्होंने लोटस को इसका सिंबल बना लिया। बट अगर देखें इन द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और इन द वर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, किस लोटस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये लोगो क्यों डिजाइन किया गया है, इसका पर्पस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी अनवील्स G20 लोगो, व्हाई इज देयर अ लोटस ऑन इट, ये लोटस क्यों है। व्हाट इज G20, whose presidency India is set to assume, what has PM Modi said about the new G20 logo। ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझने के लिए, इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को समझने के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 का लोगो अनवील किया है और यहां पे लोटस क्यों है, G20 क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके अलावा व्हाट पीएम मोदी सेड अबाउट द न्यू G20 लोगो। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपने बचपन से लेके अभी तक वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सुना होगा। वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह है। हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, किताबों में, कहानियों में, पंचतंत्र में, महाभारत में नहीं सुना होगा आपने, बट ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। आज इस स्टेटमेंट का एक अपने आप में सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आप जिधर नजर उठा के देखेंगे उस तरफ आपको विनाश दिखाई देगा। G20 इंडोनेशिया समिट अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जहां रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वहां दूसरी तरफ जो है इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रही है, पैंडेमिक से वर्ल्ड की इकोनॉमिक रिकवर होने की कोशिश कर रही है और उसका आफ्टर इफेक्ट हमारे सामने आ रहा है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे जब हमारे सामने ग्लोबल क्लाइमेट है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की विभीषिका हमारे सामने आ रही है, महामारी दुनिया में फैली हुई है, तो आपको लगता है कि कोई एक कंट्री इन सारे परेशानियों से अकेले सिमट सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं पड़ा। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने हैं, क्या हम अकेले फाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को एक कंट्री और दूसरी कंट्री में काउंट करने के बजाय पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझें। और ये बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता है, बिकॉज दिस इज वॉट वी आर, दिस इज आवर वैल्यू सिस्टम, वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार के समान है और यही बात इस लोगों के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, ये कुछ श्लोक मैंने उठा लिए हैं। अयम बंधुरयम नेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, हु डिस्क्रिमिनेट दिस वन इज अ फ्रेंड और दैट वन इज अ स्ट्रेंजर आर पीपल विद पेटी माइंड्स, पीपल विद इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, इम्प्रेस द इंटायर वर्ल्ड विद एज देयर ओन फैमिली। तो ये एक बड़ा अच्छा सा कोट मैंने ले लिया है। यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोग तो संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानते हैं और इसी चीज को हमने अपने लोगों में दिखाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। G20, the logo, theme and website of India's G20 presidency. The logo bears lotus and the message of Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family and one future. इस थीम पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लोटस के बारे में कहा गया है, ये लोटस है हमारे लोगों में जो वसुधैव कुटुंबकम को दिखाता है। पूरा विश्व एक परिवार है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। बिल्कुल सोच के जरा देखिए, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आवर फ्यूचर इज टाइड टुगेदर। इन द एरा ऑफ वॉर, आपको लगता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट इम्पैक्ट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते जो होने वाले प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने ज्योग्राफिकल लोकेशंस को इम्पैक्ट करने वाले हैं? आपको लगता है कि पैंडेमिक या जो भी महामारियां आगे फ्यूचर में आने वाली हैं, जो पास्ट में हुए हैं, उन्होंने किसी पर्टिकुलर एरिया को इम्पैक्ट किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये G20 और इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है और ये लोगो अपने आप में यूनिक है। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। यहां पे लोटस को हम देखते हैं। अगर हम देखें तो लोटस का एक सिग्निफिकेंस है इंडियन माइथोलॉजीज में, इंडियन कल्चर में, इंडियन सिविलाइजेशन में। आपने एंशिएंट टाइम से देखा होगा, हमारे सीरीज में दिखते हैं। बुद्धिज्म में बहुत बड़े लेवल पे लोटस को दिखाया गया है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर। ठीक है, एक बार चलते हैं, हम देखते हैं लोटस। लोटस क्या है? इट्स अ सिंबल ऑफ होप। और ये होप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड में अभी हम कोविड-19 की महामारी से अभी उबरना शुरू किया है हमने। एक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, वर्ल्ड इज लाइफ हैज बिकम अनसर्टेन। इस कंडीशन में जब अनसर्टेनिटी हर जगह दिख रही है, उस समय लोटस आपको एक उम्मीद देता है, एक होप देता है। इस सिंबल का यह सिग्निफिकेंस है। लोटस इज अ सिंबल ऑफ होप। In the word of Prime Minister Modi, the world is going through the after effects of a disruptive once in a century pandemic, conflict, and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms, Prime Minister Modi said. In the era of uncertainty, lotus एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है, that yes, we will survive against all odds. और ये बातें सिर्फ इंडिया कर सकता है। So here, this is the significance of, symbolic significance of lotus. ये G20 के लोगो में जो लोटस दिया गया उसका ये सिग्निफिकेंस है। नाउ लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था G20 प्रेसिडेंसी इंडिया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके बाद से ये लोगो डिजाइन हमारे सामने आए। तो अब हमारे पास लोटस का सिग्निफिकेंस हमें समझ में आ गया लोगो में। अब हम आगे चलते हैं। ये विश्व की कंट्रीज हैं जो G20 मेंबरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। G20, India will assume the presidency of the powerful G20 groupings from the current chair Indonesia, December 1st को, और hold the post for a year। ये एक साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एक साल हैं जो इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप को शोकेस करने के लिए, वर्ल्ड में ग्लोबल साउथ की बात को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत से ऐसे मुद्दों पे बात करने के लिए जिसके लिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एंड ये लीडरशिप पोजीशन इंडिया को मिलेगा G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान। तो दिसंबर 1 से G20 की जो मेजबानी है वो इंडिया अज्यूम करने जा रहा है। G20 लीडर्स समिट एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज scheduled to be held on September 9th and 10th, 2023 न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। नाउ इंडिया कैन प्राउडली कॉल इंडिया एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
इस पूरे के पूरे समिट में जो भी आपने 3-4 दिनों में समिट देखा होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कीवर्ड्स को जरा ध्यान से पढ़िए। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया कैन बी प्राउडली कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या ये सच है? क्या हम कह सकते हैं? क्या आपने पढ़ा है इसके बारे में? क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? जो कुछ भी आपके इस न्यूज में आ रहा है, जो कुछ भी आर्टिकल्स में, एडवर्टीजमेंट में, एडिटोरियल्स में आप पढ़ रहे हैं, उसको जरा ध्यान से पढ़िए इन सारे कीवर्ड्स की तरफ। Calling India the mother of democracy, PM Modi said, India's efforts will be to ensure that there is no first world or third world, but only one world. हम इंडियन ट्रेडिशन में नहीं आता, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट और सेग्रीगेट कंट्रीज। हम कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं डालते। हमारे लिए हमारा सिद्धांत क्या है कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह समझते हैं। वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। सो वी डू नॉट कैटेगराइज, हम फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कैटेगराइजेशन नहीं करते। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार के समान है। नाउ अ मैप ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को देखेंगे, सो दीज आर द कंट्रीज, यहाँ पे बिल्कुल मैप दिया गया है पर्पल कलर। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में आप देखेंगे रेड में इन सारे कंट्रीज को दिखाया गया। एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दीज आर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज। और अगर आप इक्वेटर से एक लाइन खींच दें तो ये लाइन इनको डाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, जिसको हम ग्लोबल साउथ के नाम से भी जानते हैं, ग्लोबल साउथ। G20 प्रेसिडेंसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो G20 प्रेसिडेंसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया को देगा ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको एकजुट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, सो दैट आप अपनी आवाज को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा सकें। ऑलरेडी इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर। G20 कंट्रीज, G20 मेजबानी की जब हम बात बोलेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं, ये ग्लोबल साउथ की वो कंट्रीज हैं जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके चलते इन कंट्रीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जब इंडिया जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ग्लोबल साउथ का वॉइस बन सकता है, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की मेजबानी कर सकता है, इनके बारे में बातें की जा सकती हैं। दिस इज व्हाट वी डू नॉट कैटेगराइज कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम ही हमारा सिद्धांत है। सिग्निफिकेंस ऑफ द G20 लोगो की अगर बात बोले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इट्स नॉट जस्ट अ सिंबल बट अ मैसेज एंड अ रिजॉल्व। ये एक संदेश है, एक रिजॉल्व है। इट इज नॉट जस्ट अ सिंबल, इट इज अ मैसेज एंड इमोशन रनिंग थ्रू आवर वीन्स। इट इज अ रिजॉल्व विच इज नाउ बीइंग इंक्लूडेड इन आवर थॉट्स। ये रिजॉल्व है। टीम, आपको लगता होगा कि ये सारे सिर्फ कहने की बातें हैं, शुड आई मेमोराइज इट, शुड आई रिमेंबर इट? नहीं, आपको अपने लैंग्वेज कॉम्पिटेंस की तरफ ध्यान देना है। तो इस तरीके के इंटरनेशनल फोरम में जब भी कोई कम्युनिक आता है, कभी कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आता है, तो उन अच्छे वर्ड्स को, अच्छे सेंटेंसेस को जरूर लिख लीजिए। आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 के अलावा एथिक्स के पेपर और एसए के पेपर को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को लेके। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और एक्सप्रेशन अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारे जितने भी कम्युनिक, जितने भी जॉइंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये आपको वो मौका देंगे जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट, वर्ड्स और कोट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो लुक एट इट, सिग्निफिकेंस ऑफ G20 लोगो। इट्स नॉट जस्ट अ लोगो, इट्स अ रिजॉल्व, इट्स एन इमोशन जो कि हमारी रगों में बह रहा है, एंड इट इज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन आवर थॉट। ये हमारे तन, मनसा, वाचा, कर्मणा, थॉट, एक्शन, डीड, हर जगह ये रिजॉल्व है। इट्स नॉट ओनली अ लोगो। नाउ the logo of reflects our idea of Vasudhaiv Kutumbakam. The whole earth is a family, because of which India has always believed in global harmony. उसके अलावा लोटस फ्लावर हमारे पुरानिक हेरिटेज को भी दिखाता है, हमारी बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिज्म को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों का सिग्निफिकेंस क्या है। आगे चलते हैं, कुछ और समझते हैं। G20 की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद से हम आगे बढ़ चलेंगे। नाउ G20 को 1999 में ऑर्गेनाइज किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था कि उस समय
एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, साउथ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और जिसके बैकड्रॉप में, ठीक है, लेट 90s का ये दौर था, उसके बैकड्रॉप में जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में G20 का गठन किया गया ताकि इस तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस हमें फ्यूचर में देखने को न मिले। एम, इसका पर्पस क्या था? टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, नॉट हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज को इन्वॉल्व करके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिस्टम स्टैब्लिश करना था ताकि इस तरीके का फिर से कोई फाइनेंशियल मेल्टडाउन ना हो, कोई इस तरीके का फ्यूचर में रिपीटिशन ना हो, एंड दैट्स हाउ G20 केम इनटू एग्जिस्टेंस 1999। इसके अलावा G20 का के जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं वो ये हैं आपके सामने: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया और स्पेन इनवाइटेड है एज अ परमानेंट गेस्ट। तो ये सारे आपके मेंबर हैं, प्रोमिनेंट वर्ल्ड पावर्स हैं जो G20 के मेंबर हैं। नाउ ये प्रीमियर फोरम है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिप्रेजेंटिंग, ये प्रीमियर फोरम है जो इन टॉप 20 कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा ये और क्या, ये सारी कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज को यहाँ पे कलर कोडिंग किया गया है। इसको ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि G20 से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी इंडोनेशिया में कंक्लूड हुआ है, अगले साल इंडिया के पास इसकी मेजबानी है। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट। इन कंट्रीज को देखिए और कुछ डेटा रख लीजिए कि G20 क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बाय लुकिंग एट दिस डेटा, G20 रिप्रेजेंट 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 79% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 84% जो है वर्ल्ड इकोनॉमी, और 79% वर्ल्ड कार्बन इमिशन को भी इसमें ऐड किया गया है क्योंकि COP27 जो है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। टीम, सो COP27 में 79% वर्ल्ड का कार्बन इमिशन है, 84% वर्ल्ड की इकोनॉमी, 79% विश्व का व्यापार और 65% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। सो आप जिस ग्रुप में 65% वर्ल्ड का पॉपुलेशन, जो ग्रुप 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यू कैन इमेजिन कि उस ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। और उसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है कि अगर आपकी कंट्री इंडिया नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी अज्यूम कर रहा है G20 का। इस डेटा को नोट कर लीजिएगा जो आगे आपके काम आ जाएगा। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस इट्स G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया विल बी होल्डिंग अबाउट 200 मीटिंग्स इन 32 डिफरेंट सेक्टर्स इन मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। G20 समिट अगले साल हेल्ड किया जाएगा एंड वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोफाइल इंटरनेशनल गैदरिंग टू बी होस्टेड बाय इंडिया। ये इंडिया ने बहुत से कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए हैं, बहुत सा समिट हुआ है, बट ये वन ऑफ द बिगेस्ट होगा जहां इंडिया को मौका मिलेगा अगले 1 सालों में कम से कम 200 सेक्टर्स में 200 अलग अलग कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करने का, नेगोशिएट करने का, ठीक है, डेलिबरेट करने का। इसीलिए G20 समिट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। नाउ एक बार देखते हैं ट्रॉइका, एक और कीवर्ड्स आता है G20 में, इट इज ट्रॉइका। ट्रॉइका मीन्स आप 3 कंट्रीज को ले लीजिए। ट्रॉइका का मतलब यह है कि 3 चीजें। नाउ व्हाट इज ट्रॉइका? द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 रोटेट्स एवरी ईयर। हर साल प्रेसिडेंसी जो G20 का है वो रोटेट होता है मेंबर्स के बीच में, और कंट्री, ठीक है, होल्डिंग द प्रेसिडेंसी। और हर बार, हर 1 साल के बाद से इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती है। जैसे अभी इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के बाद से अब जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ रही है, और इंडिया के पास बाद जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास जाएगी। एक बात और भी बताना चाहूंगा, G20 प्रेसिडेंसी की हम बात करें, सो G20 का कोई अपना ओन सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट अगर होता है तो वो चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। सो G20 में एक मैकेनिज्म है ट्रॉइका। ट्रॉइके का मतलब यह है कि एक इंडोनेशिया हो गया, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। ये 3 रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज, ये 3 कंट्रीज जो प्रेसिडेंसी लेने वाली हैं। लेट्स से 2022, 2021-22 इंडोनेशिया, 2022-23 इंडिया एंड 2023-24 नेक्स्ट कंट्रीज। तो इस तरीके से एक ट्रॉइका बनाया जाता है ताकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। इंडोनेशिया ने अपना समिट फिनिश किया, इंडिया ने उस समिट को फिनिश होने के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। इंडिया के साथ समिट फिनिश होगा दिल्ली में, उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड कंट्री को दे दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं ट्रॉइका। ट्रॉइका का मतलब प्रेजेंट, पास्ट,
प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करती हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। सो एक बार देखते हैं। टुगेदर विद द प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर फॉर्म द ट्रोइका टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द G20 एजेंडा। तो देखते हैं ट्रोइका में क्या। ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील विल फॉर्म द ट्रोइका। तो इस तरीके से अगर इंडिया के सामने जो प्रेसिडेंसी आएगा तो आप देखेंगे इंडोनेशिया में अभी फिनिश हुआ है, इंडोनेशिया, इसके साथ इसके बाद से इंडिया में के पास इसकी प्रेसिडेंसी आएगी और इंडिया की प्रेसिडेंसी के बाद से ये प्रेसिडेंसी जो है ब्राजील के पास जाएगी, जो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ड्यूरिंग इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील विल फॉर्म द ट्रोइका। ये पहली बार ऐसा होगा कि ये ट्रोइका में 3 डेवलपिंग कंट्रीज होंगी और इमर्जिंग इकोनॉमीज होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे डेटा को अपने साथ रखिएगा। ये पहली बार ऐसा होगा जब 3 इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो ट्रोइका का हिस्सा होंगी। उसमें से इंडोनेशिया आपके सामने है, ब्राजील है और इंडिया है। ये तीनों ट्रोइका यानी ये ट्रायंगल बनाएंगी और ट्रायंगल एक मैकेनिज्म है G20 का टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी। इंडोनेशिया के पास है, इंडिया के पास आएगा, इंडिया के बाद से इसकी लीडरशिप अज्यूम करेगा ब्राजील। सो आई होप ट्रोइका आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं। नाउ हाउ डज द G20 वर्क? G20 काम कैसे करता है? G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। द एजेंडा एंड वर्क आर कोऑर्डिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द G20 कंट्रीज। G20 कंट्री के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर की जाती है बाय ट्रोइका कंट्रीज। 3 कंट्रीज, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ये तीनों कंट्रीज अपने आप में इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और एजेंडा सेट करते हैं। इनको शेरपा कहा जाता है, हु वर्क टुगेदर विद द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। सो ट्रोइका में तीनों कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम शेरपास बोलते हैं, ये शेरपास अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ, गवर्नर के साथ, सेंट्रल बैंक्स के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं और इस तरीके से इसका काम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो आई होप G20 प्रेसिडेंसी, ट्रोइका और किस तरीके से सेक्रेटेरिएट फंक्शन करता है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर। हमारे सामने G20 प्रेसिडेंसी की जब हम बात करते हैं, ट्रोइका की बात करते हैं, तो हम शेरपास के बारे में बात करेंगे। अभी नीति आयोग के एक्स चेयरमैन जो हैं, उनको अमिताभ कांत साहब को ये शेरपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अभी जो शेरपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीयूष गोयल साहब जो हैं वो लेके चल रहे हैं। इसके बाद से दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन केयर बाय अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। एंड इस तरीके से शेरपास। सो इंडिया हैज अनाउंस्ड एक्स नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत जो हैं वो G20 के शेरपा होंगे पीयूष गोयल के बाद से। और on the advice of G27 finance ministers, G20 finance minister and central bank governors began holding meeting to discuss the response of the global financial crisis that occurred. तो ये G20 के जो शेरपास हैं ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, डेलिबरेशन का काम करते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो सबमिट है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, एजेंडा सेटिंग का काम होता है। G7 कंट्रीज के सजेशंस पे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे, G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स के ग्रुप के रिकमेंडेशन पे G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का जो है मीटिंग कॉन्टिन्यूअस रूप से चलने लगा और ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बन गया G20 कंट्रीज के लिए। आगे चलते हैं। 1999 से लेके अभी तक एनुअल मीटिंग जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स की लगातार चलती रही है। फर्स्ट G20 समिट की अगर हम बात बोले तो टुक प्लेस इन 2008 इन वॉशिंगटन DC यूएस में पहला समिट हुआ था G20 का आपके वॉशिंगटन DC में। उसके अलावा समिट्स के अलावा और क्या होता है, शेरपास की भी मीटिंग होती है। ये शेरपास आपस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करते हैं, यानी एक कंट्री का शेरपा दूसरी कंट्री के शेरपा से कम्युनिकेट करता रहता है, मीटिंग करता है, नेगोशिएट करता है, डेलिब्रेट करता है, कंसेंसस बिल्डिंग का काम करते हैं। And other events are also organized throughout the year. Each year, presidency invites guest countries. तो शेरपास क्या करते हैं, एक प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद दूसरी कंट्री जब प्रेसिडेंसी अज्यूम करती है तो शेरपास अलग अलग कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग यानी लोगों को एक पर्टिकुलर थीम पे अग्री करते हैं। उसके अलावा हर साल जो प्रेसिडेंसी अज्यूम करता है वो कंट्री गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट करती है जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं।
सो इस तरीके से काम चलता है। नाउ ये आपका सिंबॉलिक जेस्चर है, यहाँ पे अमिताभ कांत साहब खड़े हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जिन्होंने केवल जो सिंबॉलिक जेस्चर है कि हमने जो है G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम कर ली है। नाउ आगे चलते हैं। 5 टेक अवेज, अब ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वो 5 कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंडिया के लिए ये G20 प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया के लिए क्या क्या टेक अवे है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बनाती हैं, सिग्निफिकेंट बनाती हैं इस प्रेसिडेंसी को। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन की जब हम बात बोले तो यूपीएससी मेंस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाते कि बताओ इसमें से G20 का मेंबर कौन है। नोबडी विल आस्क दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड G20 का सिग्निफिकेंस क्या है एंड हाउ इंडिया जो है एक ग्लोबल रोल प्ले करने जा रहा है, या व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इंडिया विल हैव एज अ G20 प्रेसिडेंसी। G20 प्रेसिडेंसी के तौर पे इंडिया के पास वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया को यूटिलाइज करनी चाहिए, तो अब वो सब आपके सामने आने वाला है। 5 टेकअवेज फ्रॉम G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम समिट इन बाली। G20 कम्युनिक में G20 का जो जॉइंट डिक्लेरेशन होता है, जो फाइनल स्टेटमेंट होता है, उसमें इकोड मोदीज मैसेज टू पुतिन, जी मेट बिडेन एंड मोदी मेट जी एंड मोदी अंडरलाइन इंडियाज प्रेसिडेंसी प्रायोरिटीज। 2023 G20 समिट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहां पे 5 जो की इंपॉर्टेंट की टेक अवेज हैं G20 समिट में, वो हम देखते हैं। पहली चीज क्या है, G20 कम्युनिक जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसमें क्या कहा गया है। दूसरी चीज क्या है, इकोड मोदीज मैसेज टू पुतिन, मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी व्लादिमीर पुतिन से क्या कहा। उसके अलावा 2 कंट्रीज जो आपस में दे आर फाइटिंग फॉर सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड, जी जिनपिंग एंड जो बिडेन, ये दोनों के दोनों मिलते हैं। उसके अलावा पिछले कई सालों में गालवान वैली इंसिडेंट के बाद से जब 2 वर्ल्ड लीडर्स ने एक दूसरे से बात भी ना की हो, तब वो एक दूसरे से मिलते हैं, कई घंटों तक बात करते हैं और एक जेस्चर, एक पॉजिटिव जेस्चर्स देते हैं। तो इन सारी चीजों से आप सोच के देखिए, एक तरफ जी जिनपिंग और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपसे आपस में मिलते हैं, मोदी जी एंड जी जिनपिंग मिलते हैं, मोदी जी सजेस्टिंग व्लादिमीर पुतिन कि ये दिस इज नॉट द वॉर एरा ऑफ वॉर। उसके अलावा मोदी अंडरलाइंस इंडियाज प्रेसिडेंसी प्रायोरिटीज। 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है, ठीक है, हमने देख लिया है। नाउ इसमें सबसे बड़ी बात क्या है इस पूरे G20 में, दिस इंटायर इंसिडेंट इज हैपनिंग, दिस इंटायर इंसिडेंट हैपेंड, ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ अंडर द शैडो ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ये सबसे बड़ी विचित्र बात थी, सबसे बड़ा जो अचंबा था वो ये था कि दिस इंटायर इंसिडेंट हैपेंड, दिस इंटायर कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन द शैडो ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड सबसे बड़ी बात क्या है, एक और भी चीज हुई, मिसाइल लैंडेड इन पोलैंड, और ऐसा लगा कि इंडोनेशिया में G20 मीटिंग के दौरान ही कोई बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है इस इंसिडेंट के बाद से। आगे चलते हैं। The G20 summit in Bali, Indonesia took place in the shadow of Russia-Ukraine conflict. At the same time, Poland में एक मिसाइल लैंड करता है and it was assumed कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो everyone was apprehensive कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक नया फ्रंट खुल जाए वॉर में। सो ये सबसे बड़ा इंसिडेंट था। नाउ की टेक अवेज, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं जो G20 प्रेसिडेंसी से हम लेके जा सकते हैं, जो बताते हैं कि ये प्रेसिडेंसी अपने आप में, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस था अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। 5 टेक अवेज के बारे में हम बात करेंगे। 5 टेक अवेज फ्रॉम द समिट, द फर्स्ट पोस्ट पैंडेमिक मीटिंग ऑफ द G20 ग्रुपिंग्स। पहली बात तो ये अपने आप में स्पेशल इसलिए है कि G20 मीटिंग, G20 समिट जो इंडोनेशिया में हुआ, वो फर्स्ट मीटिंग हुआ आफ्टर पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद से व्हेन द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज स्लगिश, पूरा वर्ल्ड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। उसके बाद से पहला G20 समिट था। दूसरा, ये रशिया यूक्रेन वॉर के शैडो में हो रहा था, ठीक है ना। पहला जो टेक अवे है वो हम लेके चलते हैं, यानी वो पहली कौन सी सीख है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है। The G20 communique echoed Prime Minister Narendra Modi's message to Russian President Vladimir Putin, underlining that today's era must not be of war. Today's era must not be of war. जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैसेज दिया रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, today's era must not be of war. आज के इस देश में, आज के इस सिचुएशन में हमें वॉर की जरूरत नहीं है। This is not the time for war. तो फिर किसका टाइम है? This is the time for cooperation. दिस इज द टाइम फॉर कोऑपरेशन। और शायद हमने पैंडेमिक एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था, लेकिन शायद हम उसको भूल चुके हैं।
लेकिन इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर इन द वर्ल्ड इस बात को रिमाइंड कराता है व्लादिमीर पुतिन को कि दिस मस्ट नॉट बी द एरा ऑफ वॉर, और इस स्टेटमेंट को पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया। United Nations General Secretary also used the same statement. In fact, the joint declaration जो G20 summit के बाद है उसमें भी इस स्टेटमेंट को यूज किया गया। Today's era must not be of war, जो कि अपने आप में इंडिया के प्रिंसिपल्स को दिखाता है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पे दिखाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज स्टेटमेंट टू प्रेसिडेंट पुतिन इन अ बायलैटरल मीटिंग ऑन द मार्जिन ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान, जो कि सितंबर में हुई, और उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह स्टेटमेंट यूज किया था, नाउ इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, जो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट और पावरफुल स्टेटमेंट है। और यह क्यों कहा गया, यह स्टेटमेंट क्यों दिया गया? दिस स्टेटमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव, cooperative and conscious building approach, consensus building approach adopted by India, which helped bridge the gap between Russia and the Western countries led by the United States of America. ये जो स्टेटमेंट आया वो स्टेटमेंट रिजल्ट किसका था? कंस्ट्रक्टिव, कोऑपरेटिव और कंसेंसस बिल्डिंग अप्रोच के बाद से जो इंडिया ने अडॉप्ट किया। और इस स्टेटमेंट को दिस स्टेटमेंट हेल्प ब्रिज द गैप, वेस्टर्न पावर्स और रशिया के बीच में जो ब्रिज था, जो गैप था, उस गैप को ब्रिज किया। दिस इज द रोल प्लेड बाय इंडिया। आगे सेकंड क्या स्टेटमेंट है, पहला क्या रहा? दिस एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है। दिस वॉज द रिजल्ट, ये रिजल्ट था हमारे कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, डेलिबरेटिव कम्युनिकेशन का। आगे चलते हैं, जो दूसरा बिगेस्ट टेक अवे है, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन मेट विद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20, their first face-to-face conversation as leaders of their two countries. 3 hours talk as an incremental step towards building the fractured relationship. अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस समिट में जी जिनपिंग और जो बाइडेन दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं। ये दो वर्ल्ड की सुपर पावर हैं, दे हु आर एट लॉगरहेड्स, जो आपस में टकराए हुई हैं बहुत से मुद्दों को लेके। ताइवान इशू है, रशिया यूक्रेन वॉर इज अनदर फ्रंट, हांगकांग का इशू अभी कुछ दिनों पहले चल रहा था, वर्ल्ड ट्रेड को लेके बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट है। इंडो पैसिफिक में बहुत सी ग्रुपिंग्स बन रही हैं। आपने क्वाड के बारे में सुना होगा, ऑकस के बारे में सुना होगा, क्वाड 2.0 के बारे में सुना होगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के बारे में सुना होगा। तो एक तरफ जहां इतने ढेर सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पे ये दोनों लीडर मिलते हैं, बात करते हैं, और ये बात 3 घंटे तक चलती है। एक और भी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय दोनों लीडर जो हैं, दे आर इन नेगोशिएटिंग विद ईच अदर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में जो बिडेन और उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसके चलते उनकी जो पूरी की पूरी स्टैंडिंग है वो वर्ल्ड लीडर के तौर पे और भी मजबूत हुई है। सो अगेन ही इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो भी नेगोशिएशन जो बिडेन कर रहे हैं या जो भी बातें हो रही हैं, वो सबमिसिव नहीं है, दैट इज बीइंग डन फ्रॉम द पावर पोजीशन ऑफ पावर, एंड एट द सेम टाइम जी जिनपिंग इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर फॉर द थर्ड टाइम इन चाइनीज हिस्ट्री। सो ये दोनों लीडर्स की बात अगर देखें तो ये कम्युनिकेशन अपने आप में यूनिक है। ये दोनों लीडर दे आर फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट फॉर वर्ल्ड पावर सुप्रीमेसी। क्वाड की बात करें, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात बोले, या फिर आपके नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का इश्यू ले लीजिए, ताइवान की बात कर लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन टू दैट। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस भी है, जिसके चलते दोनों कंट्रीज आपस में दे आर एट लॉगरहेड्स, और इन सारी सिचुएशंस के बीच में भी दोनों कंट्रीज मिलते हैं, दोनों कंट्रीज के लीडर्स मिलते हैं। एक जो है जी जिनपिंग थर्ड टाइम इलेक्ट होते हैं रशियन पॉलिटिकल सर्कल में, और दूसरी तरफ जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस करती है और दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन में है। सो दिस पर्टिकुलर मीटिंग अज्यूम्स सिग्निफिकेंस। नाउ एक बार हम आगे देखते हैं। ताइवान डोमिनेटेड द डिस्कशंस एंड इन देयर रीडआउट्स ऑफ द मीटिंग बोथ लीडर्स अर्ज्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। ताइवान स्ट्रेट एक मेजर रोल प्ले करता है, एक मेजर टॉपिक होता है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का, और उसके अलावा दोनों ही अपने जॉइंट स्टेटमेंट में करते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्ट्रेट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके अलावा बिडेन की अगर बात बोले, जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ही इज स्ट्रॉन्गर पोजीशन क्योंकि उनके डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस में अनएक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म किया है। एट द सेम टाइम जी जिनपिंग इलेक्टेड एज द सुप्रीम लीडर ऑफ द चाइना फॉर द थर्ड टाइम। सो ताइवान इज द सेंटर पीस, दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कशन का मुद्दा होता है। ये कंट्रीज दोनों ही बहुत से फ्रंट्स पे एक दूसरे से फाइट करने में लगी पड़ी हैं।
अलायंसेस बन रहे हैं। एट द सेम टाइम मिड टर्म इलेक्शंस में जो बिडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, सो अगेन उनका जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। जी जिनपिंग इज अज्यूमिंग पावर फॉर द थर्ड टाइम, ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर। सो अगेन दोनों लीडर ही बहुत ही स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है फॉर नेगोशिएशन। सो इन दोनों के 3 घंटे के डिस्कशन के बाद से एक पीस एंड स्टेबिलिटी इन ताइवान स्ट्रेट का जॉइंट डिक्लेरेशन आता है, जो एक इंडिकेशन देता है कि शायद आगे कुछ भला होने वाला है। आगे चलते हैं। द टू मेन आर इन स्ट्रॉन्गर नेगोशिएशन पोजिशन देन अर्लियर, while a long-term thaw in the ultimate policy objective. The fact that the US Secretary of State Antony Blinken plans to visit China next year and that Biden talked about a new framework for dealing with China are seen as a green shoots. ये इस डिक्लेरेशन में सबसे अच्छी बात क्या रही? सबसे अच्छी बात ये रही कि दोनों ही स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। दोनों जो है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म जो एक फ्रॉस्ट आ चुका है, एक रिश्तों में जो है कड़वाहट आ चुकी है यूएस चाइना रिलेशनशिप पे, उसमें शायद कुछ गलने की, उसमें शायद कुछ थॉ आए, उसमें शायद हो सकता है कि फिर से वो अपने रिलेशंस को अच्छा करें। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन नेक्स्ट ईयर चाइना ट्रैवल करने जा रहे, ही इज विजिटिंग चाइना नेक्स्ट ईयर, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव है। उसके अलावा जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है दैट वी नीड अ न्यू फ्रेमवर्क, जिस तरीके से हम चाइना से डील करते चले आ रहे हैं वो तरीका हमें बदलना होगा, एंड वी नीड अ न्यू फ्रेमवर्क टू डील विद चाइना। जिसका मतलब ये है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा ये अभी नहीं पता, बट ये स्टेटमेंट अपने आप में सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर चीजों को देखें तो ये पता चलता है नाउ यूएस इज थिंकिंग अबाउट प्लानिंग देयर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग देयर वे, द वे दे हैव बीन डीलिंग विद चाइना। अपने आप में ये पॉजिटिव है। नाउ थर्ड की अगर बात बोलें, divided between Russia and the West led by US was evident again for a few hours after the news of the Russian-built missile. अभी भी अगर देखा जाए तो जहां तक रशिया यूक्रेन वॉर की बात है, जहां तक रशिया की बात है, तो रशिया और वेस्ट लेड बाय यूएस में अभी भी वो कड़वाहट देखने को मिली। जहां एक तरफ चाइना और यूएस के रिलेशन में कुछ पॉजिटिव देखने को मिला, वहीं रशिया और वेस्टर्न पावर लेड बाय यूएस के बीच में कोई पॉजिटिविटी नहीं, वो कड़वाहट अभी भी बनी हुई है। और वो एविडेंट कैसे हुआ? एज सुन एज न्यूज आया कि पोलैंड में एक मिसाइल लॉन्च हुआ है, मिसाइल गिरा है, तो उसके साथ ही G7 कंट्रीज स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. Now, G7 leaders gathered quickly to condemn the alleged Russian action, which was seen as a message from President Putin to the world. इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि G20 समिट जब हो रहा है तो हो सकता है व्लादिमीर पुतिन ने डिलिबरेटली ये मिसाइल लॉन्च किया हो पोलैंड की टेरिटरी में टू शोकेस द वर्ल्ड दैट आई एम द सुप्रीम पावर. बट ये अभी तक ये कंक्लूड नहीं हो पाया है. तो हियर G7 लीडर्स इस पूरे इंसिडेंट ने ये दिखा दिया कि अभी भी जो डिवाइड है, जहां एक तरफ चाइना और रशिया, चाइना और यूएसए और चाइना और इंडिया के रिलेशन में शायद कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है. रशिया और यूएस और वेस्टर्न अलायंस के बीच में रिलेशनशिप में वो वेज, वो फ्रैक्चर दिख रहा है. ना फोर्थ की बात करें, मोदी एंड जी मेट एट डिनर होस्टेड बाय इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो. और ये इंपॉर्टेंट था, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग के बीच में बहुत ही कड़वाहट दिख रही थी, स्पेशली आफ्टर गालवान वैली इंसिडेंट, बट दे मेट विद ईच अदर एट अ डिनर. दिस वॉज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट स्टार्क इमेजेस आउट ऑफ द समिट, जबकि दो लीडर्स जो पिछले 2 leaders who had met at least 18 times between 2014 and 19 met after a 2-year hiatus. ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स था कि ये दोनों लीडर जो हैं वो 2014 से 2019 तक 18 बार मिल चुके हैं और पिछले 2 सालों से इनके बीच में कोई मीटिंग नहीं थी. सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट. इन द फर्स्ट मीटिंग इन पब्लिक व्यू सिंस द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ 2020 में मोदी एंड जी शुक हैंड्स एंड स्पोक टू ईच अदर. 2020 के गालवान वैली इंसिडेंट के बाद से, बॉर्डर क्लैशेस के बाद से ये पहली बार ये दोनों लीडर मिलते हैं और एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं. कोई सब्सटेंसिव रीड आउट तो देखने को नहीं मिला, बट द 2 लीडर्स एक्सचेंज कर्टसीज एट द कंक्लूजन ऑफ द डिनर. डिनर के बाद से इन दोनों लीडर ने अपनी कर्टसी एक्सचेंज की, एक दूसरे को हाय हेलो किया, जैसे हम बात करते हैं. The last time Modi and Xi had been seen interacting with each other in public was in Brazil in November 2019 on the sidelines of BRICS Summit. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 2019 ब्रिक्स समिट के बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग के बीच में कोई भी पब्लिक इंटरेक्शन देखता हुआ नहीं दिया गया. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बिटवीन इंडिया चाइना रिलेशनशिप. नाउ September this year,
टू लीडर्स अटेंडेड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समरकंद में, उज्बेकिस्तान में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन इन दोनों लीडर्स के बीच में कोई फोटोग्राफ, कोई स्टेटमेंट, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। पाली हैंडशेक टुक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिनर, और इन सारी चीजों में पिछले 2-3 सालों को अगर देखा जाए तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। एंड दिस बाली इंडोनेशिया समिट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो दिखाता है कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बीच में कुछ अच्छा होने वाला है। टू लीडर्स ग्रीटेड ईच अदर while Z walked by. Modi, who was seen seated and chatting with Blinken, turned around and shook hands with him. The video showed a brief, relaxed conversation before the camera moved elsewhere. और ये एक अच्छा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि दिखाता है कि डिनर के बाद से दोनों लीडर्स ने एक दूसरे से शेक हैंड किया, बहुत ही रिलैक्स्ड होके एक दूसरे से बातें करी। सो वी कैन होप कि आगे कुछ अच्छा हो जाए इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। स्पेशली इंडिया ने जब ये स्टेटमेंट दिया है कि दिस मस्ट नॉट बी द एरा ऑफ वॉर। आगे देखते हैं, जो 5वां टेक अवे है वो ये है दैट इंडिया हैज गॉट द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20. First time, the country will be holding an international summit of this scale. इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैंडेड ओवर द गैवल टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। न्यू दिल्ली में होगा सितंबर 9 से लेकर 10 के बीच में 2023 में ये G20 प्रेसिडेंसी होगी। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। At the closing session of summit, Prime Minister Modi told G20 leader that India's presidency will be inclusive, ambitious, decisive and action-oriented. Team, keep the words. प्लीज नोट डाउन द कीवर्ड्स, आपके मेंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। दैट इंडिया का जो प्रेसिडेंसी होगा G20 का वो इंक्लूसिव होगा, एम्बिशियस होगा, डिसाइसिव होगा और एक्शन ओरिएंटेड होगा। उसके अलावा फोकस एरिया विल बी इन्वायरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नोट इट डाउन प्लीज। तो अगर देखा जाए तो इंडिया ने क्लियर कर किया है, अपने स्टेटमेंट में बोला है कि व्हाट इज आवर प्रायोरिटी इन G20 एज अ G20 प्रेसिडेंसी। G20 की जब हम मेजबानी कर रहे हैं तो हमारे प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं? प्रायोरिटी एरियाज हैं इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन एरियाज हैं इन्वायरमेंट के एरिया में, इन्वायरमेंट के फील्ड में वुमेन लेड डेवलपमेंट बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। नाउ अगर हम प्रायोरिटीज की बात बोले तो एज प्रायोरिटीज विच आर एम्बडीड इन द थीम ऑफ द इंडिया G20 चेयरमैनशिप क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये हमारा मेन मोटिव है एज अ president of G20, chairman of G20. Earlier, Modi has said that on November 15th that the COVID pandemic, climate change and Ukraine conflict have together caused havoc in the world, leaving supply chains in ruins and triggering a crisis of essential, adding that the proof face a more severe challenge. और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये अपने आप में ये मीटिंग जो है, ये जो पूरा का पूरा समिट है, अपने आप में सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां कोविड पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन वॉर के अलावा सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट और ने एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया है वर्ल्ड में, ठीक है, एडिंग दैट अ पुअर फेस ऑफ मोर सीवियर चैलेंज। यानी इन सब का जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है वो रिच कंट्रीज के लोगों के ऊपर नहीं है, उन कंट्रीज के लोगों के ऊपर है हु आर वेरी पुअर, हु डू नॉट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको है? द मैन हु इज पुअर, द कंट्री हु इज पुअर, लैकिंग रिसोर्सेज। ही हैड कॉल्ड फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर पोस्ट कोविड पीरियड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज सेइंग एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कैटेगराइजेशन हमें तोड़ना होगा। हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है जहां पे हम इक्वालिटी की बात कर सके, जहां हम वन अर्थ, वन वर्ल्ड एंड वन फ्यूचर के बारे में, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के बारे में हम बात कर सकें। नाउ ये कुछ इमेजेस हैं G20 प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया में मीटिंग के दौरान कुछ इमेजेस लिए गए हैं जो मैंने ऐड किए हैं। जो बाइडेन एंड जी जिनपिंग दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, एक मैंने एडिटोरियल इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। नाउ G20 प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू अज्यूम लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इक्वेटर के साउथ की तरफ जो भी कंट्रीज हैं, जो मैंने अभी इमेज में दिखाया था टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज
की लीडरशिप देने का, संभालने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा इंडिया के पास। इस G20 प्रेसिडेंसी के थ्रू इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। When I talk about global south, I'm talking about South Africa, I'm talking about Brazil, I'm talking about Latin American countries जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में they might be feeling ignored. Call for a new world order is a reflection of the failure of the global community to reform a multilateral institution. So, ये ग्लोबल लीडरशिप लेने का फायदा क्या है? ये पूरा का पूरा समिट जो होगा उसमें इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले कर सकता है, उनके वॉइस को, उनके कंसर्न को रेज कर सकता है, उनके अंडर डेवलपमेंट को एड्रेस कर सकता है, जो क्लियर कट दिखाते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड के जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है या जो ग्लोबल कम्युनिटी है, इन सबको और यहाँ जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनके रिफॉर्म की जरूरत है ताकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज अपने आप को अबैंडन फील ना करें। Now, ever since the G20 was recast as an annual expex level summit in the aftermath of 2008 global financial crisis, डेवलपिंग कंट्रीज चीयर्ड ओनली ऑन 4 ओकेजन। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 4 बार अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज इसकी मेजबानी प्रेसिडेंसी को अटेन किया है, जैसे मैक्सिको 2012, चाइना 2016, अर्जेंटीना 2018, इंडोनेशिया 2022 और ये 5वीं बार सिर्फ इतने दिनों की हिस्ट्री में, इतने कई 2 डेकेड से भी ज्यादा के टाइम में पहली बार 5वीं बार जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के पास इसकी प्रेसिडेंसी आ रही है। India's presidency marked the 5th such occasion. In a historic first for developing countries, the G20 Troika after December 1 will comprise the past, the incoming and the next G20 presidencies, means Indonesia, India and Brazil. तो इस तरीके से ये ट्रॉयका क्रिएट होगा 1 दिसंबर के बाद से और इंडिया अपना टेन्योर शुरू करेगा एज अ G20 2023 का चेयरमैन। Not only a moment for the global south to try and set the tone for the theme of the Bali conference, recover together, recover stronger, but also a moment for regional groupings like Southeast Asia, South Asia and others to seek greater economic convergence on sustainable development goal. टीम अगर बात करें तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ग्लोबल साउथ की मेजबानी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने की बात बोल रहे हैं, तो ये G20 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा इंडिया के लिए उन सारी कंट्रीज को मोबिलाइज करने के लिए, उन सारी कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए। उसके अलावा बहुत से रीजनल ग्रुपिंग है सच एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशिया है, इन सारी कंट्रीज को आप यूनाइट कर सकते हैं फॉर a greater economic convergence on sustainable development goals. और ये तभी हो सकता है जब आपके पास एक लीडरशिप रोल है जो इंडिया के पास चल के आया है। The G20 presidency could provide an opportunity for India to assume the mantle for a peacemaker on behalf of the global south. तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास होगी कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अज्यूम करनी है, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लामबंद करना है, यूनाइट करना है और उनके कंसर्न को ग्लोबल फोरम पे रेज करना है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। नाउ आज के डेट में अगर ये अपॉर्चुनिटी क्यों है इंडिया के पास, क्योंकि यूनाइटेड नेशन लैक्स क्रेडिबिलिटी। यूनाइटेड नेशन लैक्स क्रेडिबिलिटी। यूनाइटेड नेशन की बहुत सी बॉडीज हैं जिनमें लोगों को भरोसा नहीं है। इंडिया हैज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। मेजर पावर्स यूएस, यूरोप की अगर बात बोले तो दे हैव टेकन, वो या तो इन फेवर हैं या अगेंस्ट में है रशिया यूक्रेन वॉर में। यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। चाइना रिमेन्स इन विकेरियस सपोर्टर ऑफ रशिया। सो इस कंडीशन में जब ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, अपने आप में आगे बढ़ी पड़ी हैं, यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज का, यूनाइटेड नेशन सिस्टम पे लोगों का भरोसा नहीं है, चाइना वेदर राइट और रॉन्ग रशिया के साथ खड़ा है, इस कंडीशन में ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ कौन खड़ा होगा? बट ऑब्वियसली इंडिया। So it's a great opportunity for India that leaves only India, which has taken a consistent and objective view of the developments while maintaining a good relationship with the belligerents and their supporters. So ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल कंट्रीज के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए और इंडिया के लिए भी। इंडिया हैज द क्रेडिबिलिटी टू वर्क बिहाइंड द सीन्स फॉर एंड ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। इंडिया ने किसी का सपोर्ट नहीं किया, इंडिया किसी के साथ नहीं खड़ा है, नीदर अगेंस्ट में नॉर इन फेवर, बट अगेन इंडिया हैज सेड दैट दिस मस्ट नॉट बी द एरा ऑफ वॉर। तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी है एज अ ग्लोबल लीडर, एज अ पीस मेकर, एज अ नेगोशिएटर।
तो G20 इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, और इसके साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद, थैंक यू।